हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे, ठीक है, और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आप लोग पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली अब करो, ठीक है। 10-15 दिन का आपके पास टाइम है मुश्किल से, और इसमें से आपको अच्छा अगर स्कोर करना है तो अभी का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अभी हम लोग चल रिवीजन कर रहे हैं अपने जीके जीएस के पोर्शंस का, तो आप सभी जरूर जुड़ जाओ और फिर हम लोग एक और सेट इस सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवरक्त विकर्ण के खोजकर्ता कौन है? अवरक्त विकर्ण के खोजकर्ता कौन है? ये है हार्सेल। कौन है अवरक्त विकर्ण के खोजकर्ता? हार्सेल। और अवरक्त विकर्ण जो है, इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3, ये होता है अवरक्त विकर्ण का तरंगदैर्घ्य का रेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के किस शिलालेख में, टोटल 14 शिलालेख हैं, आपको पता होगा। इसमें से किस में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पहली शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शंस में जो जो है एक बार देख लेते हैं, सारे का आपको याद रहना चाहिए, 14 के 14 आपको पता होने चाहिए क्या कहा गया है। तो पहले चौथी में क्या कहा गया है? भेरी घोष के जगह धम घोष की घोषणा, ठीक है। चौथे शिलालेख में है भेरी घोष के जगह धम घोष की घोषणा। उसके बाद 13वीं में क्या है, ये तो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा, कलिंग युद्ध का चर्चा किसमें किया गया है? 13वां में। और 5वें में क्या है? 5वें में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। और पहले में क्या है? पशु बलि की निंदा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर के बारे में आपने सब चीज पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जल सेनापति यानी नेवी के अध्यक्ष कौन थे? नेवी हेड कौन थे? कौन थे? ये थे निर्याकस, ठीक है। सिकंदर के जल सेनापति थे निर्याकस। और बुकेफेला कौन था? बुकेफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर का जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में, ठीक है। कब हुआ था? 356 बीसी में। और इसकी मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। कहाँ हुई मृत्यु? बेबीलोन में, ठीक है। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ये सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त और स्कंदगुप्त, इसमें से बताना है आपको। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ये था स्कंदगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन? स्कंदगुप्त। और अगर पूछा जाए कुमारगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, शशांक जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था किस धर्म को मानने वाला था? शशांक गौड़ नरेश था, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस हैं, और इन्होंने बौद्ध वृक्ष कटवाया था। आपको ये बताना है यह किस धर्म को मानने वाले शख्स थे। तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किस पशु या पक्षी की तस्वीर होती है? टीपू सुल्तान का जो झंडा हुआ करता था उस पर किस पशु या पक्षी का चित्र होता था? तो उस पर शेर का चित्र होता था। किसका होता था? शेर का चित्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, एलिजा इम्पे जो कोलकाता उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश था ने कब अपने पद से इस्तीफा दिया? एलिजा इम्पे ने कब अपने पद से इस्तीफा दिया था? कब दिया था? 1782 में। कब ये बने थे? 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के। और आपको पता होगा एक केस आया था, जो एक बंगाली ब्राह्मण था नंद, ठीक है,
नंदी नाम था ना, जो बंगाली ब्राह्मण था जिसको हेस्टिंग्स ने जबरदस्ती फांसी दिलवा दिया था गलत तरीके से, ठीक है। उसी के कारण इनको, एलिजा इम्पे को 1782 ईस्वी में क्या करना पड़ा था, देना पड़ा था इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1775 से लेकर 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और ये समाप्त कैसे हुआ? ये सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति काकोरी कांड में शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड के बारे में आप जानते हो, एक नाम आप जानते हो इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा गया है। इन चारों में से आपको ये बताना है कौन इसमें शामिल नहीं था। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। कौन कौन इसमें शामिल थे? तो इसमें से सबसे पहला नाम जो आपको आता है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद सेकेंड नाम है अशफाकुल्ला खां, फिर है राजेंद्र लाहिड़ी, एक और आदमी था जिसका नाम था रोशन सिंह, ठीक है। ये चार लोग काकोरी कांड में शामिल थे। अब इसका काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या हो गया है? काकोरी एक्शन, ठीक है। तो काकोरी एक्शन में कौन कौन शामिल था ये आपने सीख लिया। अब ये कब हुआ था ये भी आपको पता है, कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, आपको पता होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 में। 1929 में इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। अब आपको ये बताना है कि उस वक्त कौन थे अध्यक्ष, असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? उस वक्त असेंबली के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम था उनका? विट्ठल भाई पटेल नाम था। और डेट भी आपको याद रहना चाहिए, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में करीब कितने द्वीप समूह हैं? अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप है? कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में? तो टोटल 247। ऐसे तो बहुत अधिक होंगे, लेकिन 247 हैबिटेड द्वीप वहां पे लगभग हैं। कितने? 247। और लक्षद्वीप में अगर पूछा जाए तो लगभग 36 द्वीप वहां पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है हुसैन सागर झील? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? गणतंत्र भारत। भारत गणतंत्र कब हुआ? 1950 में। तो सही आंसर भी 1950 होगा, ठीक है। और पहला बजट अगर पूछा जाता तो आपको पता होना चाहिए, पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था सन्मुख शेट्टी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर व्यापक रूप से पूरे भारत में कब लागू किया गया? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जीएसटी को व्यापक रूप से पूरे भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ है। बर्फ क्या है? जल की तुलना में कम घना, जल की तुलना में अधिक घना, अशुद्ध पदार्थों से बना ठंडा जल, जल और वायु का मिश्रण। तो बर्फ के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता होगा कि जल की तुलना में बर्फ जो है वह कम घना होता है, इसीलिए बर्फ का वॉल्यूम जल से अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वह डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध है। दूध क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। दूध क्या है? सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, उदासीन या सामान्य क्षार? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको अगर पीएच पता है तो वहां आप इसको कर सकते हो। तो दूध एक सामान्य अम्ल है, ठीक है, क्योंकि दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 से 6.8 के बीच में दूध का पीएच होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो
pH होता है वो 6.5 6.6 के आसपास होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक सामान्य अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? इन सभी में से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक है समुद्र का जल। आप जानते हो कि नमकीन जल जो है यह अच्छा विद्युत का चालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीएनटी विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है, यानी टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है टीएनटी का फुल फॉर्म? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह 4 मेन शहरों को जोड़ती है। इसके साथ ही जो भी रास्ते में मेजर सिटीज आते हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो वो भी एक बार आप देखकर एग्जाम में जाना। लेकिन 4 जो मेजर सिटीज हैं जिसको ये कनेक्ट करता है वो कौन कौन सा है ये आपको बताना है। कौन कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू है एक। आलू क्या है? मूल, फल, कंद और सलकंद। क्या है आलू? आलू एक कंद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस स्ट्रेंजर्स गैस कहलाती है? किस गैस को हम स्ट्रेंजर्स गैस के रूप में भी जानते हैं? कौन सी गैस है वो? जेनॉन। जेनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर्स गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आसान सा क्वेश्चन है। अंग अगर पूछा जाता तो आंसर होता त्वचा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर क्या करना है एग्जाम में। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाता तो आंसर होता त्वचा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है इसलिए आंसर होगा यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में श्वसन होता है किसके द्वारा? तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो तिलचट्टा में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम, तो सिरका का रासायनिक नाम है एसेटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? आसान सा क्वेश्चन है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों नेत्र का दोष है, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, केल्विन। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो केल्विन जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है। केल्विन किसका इकाई है? ये ताप का यानी टेम्परेचर का इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव्य प्रयोग होता है? सामान्य बैरोमीटर में आपको बताना है किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इन सभी में से साफ साफ दिख रहा है यूरेनियम जो है वह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से कब तक की जाती है? जल्दी से बताओ। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। जल्दी बताओ। जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें ग्राम पंचायत की अवधि जो 5 वर्ष है वो किस तिथि से दिख रहा है आपको? यहाँ से सही आंसर पंचायत की पहली बैठक की तिथि से इसकी अवधि 5 वर्ष तक गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा से संबंधित आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट नजर आ रहा है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया सकता है, ये भी गलत है। विश्वास मत लोकसभा में लाया जा सकता है। तीसरा है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ये स्टेटमेंट सही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है
कि संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अगर वह विषय से रिलेटेड जो भी चीजें हैं अगर वह राष्ट्रीय हित में हो और ऐसा राज्यसभा एक बिल पारित कर दे। ठीक है, तो जब तक राज्यसभा बिल पारित नहीं करेगी तब तक संसद उस पर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन जब राज्यसभा बिल पारित कर देगी कि हाँ फलाना जो सब्जेक्ट है वह राष्ट्रीय हित का है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तब लोकसभा में यह बिल लाके एक नया कानून बनाया जा सकता है जो कि एक्चुअल में राज्य सरकार को बनाना चाहिए था। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 249 में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। 51-52 में इलेक्शन हुआ था। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितने से कम मत प्राप्त होता है। जमानत राशि कब खो देता है कोई भी कैंडिडेट? तो अगर उसको अब कुल मत का 1/6 भाग से कम मत आता है तो वह अपना जमानत राशि खो देगा। ये परसेंटेज में अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 16.6% ये आएगा। अगर इससे कम वोट मिलता है तो वह जमानत राशि खो जाएगा, यानी जमानत राशि जब्त हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ, कहाँ प्रस्तावित था? अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 1885 में पहला बैठक कहाँ हुआ था। अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दोगे तो आप गलत आंसर करके आ जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा गया पहले कहाँ प्रस्तावित था। तो पहले कहाँ प्रस्तावित था? पहले पुणे में प्रस्तावित था। तो आपका सही आंसर पुणे होगा। ठीक है, और कोलरा का उस वक्त जो है बीमारी फैला हुआ था, इस कारण से पुणे से इसको हस्तांतरित करके मुंबई शिफ्ट किया गया था। और मुंबई में इसका पहला बैठक हुआ था, ये आप सभी जान रहे हो। ठीक है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। और इसमें कितने डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था? टोटल 72 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। ये सभी आप जानते हो, लेकिन ध्यान से आपको याद रखना है यह प्रस्तावित कहाँ था? प्रस्तावित था पुणे में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय के कागजात पर हस्ताक्षर कब किए थे? महाराज हरि सिंह कहाँ से संबंधित हैं और इन्होंने हस्ताक्षर कब किया था? ये दो चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, और इन्होंने अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 3 बड़े बंदरगाह हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पे 3 बड़े बंदरगाह हैं? आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह किसी एक ही राज्य में है। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु वो राज्य है। और यहाँ पे 3 जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम क्या क्या है? तूतीकोरिन, चेन्नई, ठीक है, और एन्नौर। ये 3 बड़ा बंदरगाह है, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेल का कौन सा इस्पात कारखाना प्राकृतिक संसाधन के स्थान से अपेक्षाकृत दूर है? अच्छा, तो जहां पे भी प्राकृतिक संसाधन है इस्पात के लिए उससे ये थोड़ा दूर है, ये आपसे पूछा गया। वो कौन सा सेल का कारखाना है? तो कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम। और बोकारो, भिलाई, राउरकेला ये सभी आप जान रहे हो लोकेशन, लेकिन विशाखापत्तनम थोड़ा सा इससे दूर पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल क्षेत्र से बाहर भारत की कौन सी पहाड़ी चोटी सबसे ऊंची है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपसे ट्विस्ट करके पूछा गया है, लेकिन थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप सही आंसर कर पाओगे। क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे देखो पूछा गया है हिमाचल क्षेत्र से बाहर कौन सी पहाड़ी चोटी सबसे ऊंची है। यानी हिमाचल क्षेत्र मतलब हिमालय क्षेत्र। ठीक है, तो जो भी आप जानते हो भारत की ऊंची चोटी में से, या तो K2 आप जानते हो या कंचनजंगा जानते हो, अलग अलग
तरह से अलग अलग है। लेकिन जब भी इससे बाहर निकलोगे तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो आपको वो याद रखना है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है अनायमुडी। ठीक है, तो अनायमुडी जो अन्नामलाई श्रेणी में है वह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर अनायमुडी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य का मुख्य भाग है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य का मुख्य भाग है? तो दंडकारण्य जो है यह एक तरह का जंगली क्षेत्र है। ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वत से लेकर गोदावरी के तट तक फैला हुआ है। जो मेजर राज्य इसमें कवर होते हैं वो कौन कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 3 मेजर राज्य हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखांश निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आप एक जगह जानते हो बार बार, ये गुजरात नहीं, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है, ये आप पढ़ते हो। लेकिन कुल कितने राज्यों से गुजरती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो IST जो है यानी 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यह टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, यहां वही आपको बताना है कि किस राज्य से ये नहीं गुजरती है। तो आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो किन किन राज्यों से, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो किन किन राज्यों से ये गुजरती है आपको वो पता होना चाहिए। किन किन राज्यों से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है IST। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जहां से ये नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग की प्रजाति किस वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है? कस्तूरी मृग बहुत ही फेमस मृग है, यानी हिरन है। ये कहाँ पाई जाती है? ये दाची गांव में पाई जाती है। और दाची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? कौन सा वो देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो वो देश है बांग्लादेश। ठीक है, कितना इसका जो आप बोल सकते हो डिस्टेंस वह कितना है किलोमीटर में? अगर आपसे पूछा जाए कितना है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो लगभग 4096 किलोमीटर का बाउंड्री है। कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ये होगा अफगानिस्तान, जिसके साथ लगभग 106 किलोमीटर का बाउंड्री है। अगला क्वेश्चन है, कैंप डेविड एक शरण स्थल है जो देश में स्थित है। कैंप डेविड ये कहाँ स्थित है? ये एक शरण स्थल है और ये कहाँ स्थित है? रेफ्यूजी कैंप यहाँ पे था। ठीक है, आपको ये बताना है ये कहाँ स्थित है। ये USA में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है? इन सभी में से एक कोई है जो घास स्थल नहीं है, वो कौन सा है? डॉन्स, वेल्ड, सेलवास और स्टेपीज। तो इसमें से सेलवास जो है यह घास स्थल नहीं है, रेस्ट सभी घास स्थल है। डॉन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घास स्थल है। वेल्ड जो है ये कहाँ का है? ये साउथ अफ्रीका का है। और स्टेपीज जो है ये यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट का है। ठीक है, लेकिन सेलवास घास स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डंकन मार्ग अलग करता है। डंकन मार्ग किसको अलग करता है? डंकन मार्ग किसको अलग करता है? जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कौन? डंकन मार्ग। अगला क्वेश्चन है, जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैविकी में जल में विलेय पदार्थ, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जलरागी। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोफाइल। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइल। ठीक है, दोनों टर्म आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला। ठीक है, हाइड्रोफाइल क्या होता है? तो सिंपल सा चीज है, जो जल में विलय हो, या इसको दूसरे रूप में भी आपको लिखा सकता है कि जल के अणुओं की ओर आकर्षित होने वाली पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जल के अणुओं की ओर आकर्षित होगा और फिर मिलकर घुल जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है जलरागी या हाइड्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? कौन सा वो प्रक्रिया है? वो प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस।
क्या नाम है उस प्रक्रिया का? एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलिस मच्छर किस रोग का वाहक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, किसका वाहक है? मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किस प्रभाव पर? यानी क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है एमसीबी का? एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताओ मुझे। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। और किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई फसलों का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उन्हें प्रभावित करने वाले रोगों के साथ कीजिए। अच्छा, दो सूची आपको दिया हुआ है, पहला फसल दूसरा रोग, आपको मिलान करना है। जल्दी से मिलान करो। तो सूची 1 में दिख रहा है आपको धान, गेहूं, सरसों और गन्ना। ठीक है। दूसरे में दिख रहा है मृदु रोमिल आसिता, प्रध्वंस, लाल विगलन और कीट। तो मिलान करो, क्या होगा सही मिलान? तो यहाँ पे आपको जो आता है सबसे पहले उसके साथ मिलान करो। आपको एक पता होगा, ये लाल विगलन जो है, रेड रॉट, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत बार आपने पढ़ा है, ये गन्ने का बीमारी है, यानी डी का 3। तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है। इसके बाद कोई एक और है जो आपको आना चाहिए, उसमें से आपको जो आता है उससे आप एक बार मैच करने का कोशिश करो, वो है या नहीं है। ठीक है। देखो एक और मुझे आ रहा है, ये सरसों का जो मृदुल रोमित आसिता है, ये सरसों का बीमारी है। तो होना चाहिए सी का 1। सी का 1 किस में है? ए में है। तो आपका सही आंसर ए होगा। यानी धान का एक बीमारी है प्रध्वंस। ठीक है। गेहूं का एक बीमारी है कीट, और सरसों का बीमारी है मृदु रोमिल आसिता, और गन्ना का बीमारी है लाल विगलन यानी रेड रॉट। तो आपका सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? ये जो माइक्रोसेफली बीमारी है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो माइक्रोसेफली जो बीमारी है उसका कारण है जीका वायरस। क्या कारण है? जीका वायरस। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किस चीज का इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि क्या है? गाय की गर्भावधि क्या है? तो गाय की गर्भावधि 274 से 80 दिन का होता है। आपको कई जगह 290 दिन भी मिल सकता है, 275 दिन, 280 दिन, ये ऑन एन एवरेज है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शंस के हिसाब से पेस्ट होगा, आप उसको टिक आउट करोगे। तो क्या होगा सही आंसर? 274 से 280 दिन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। उस देश को आपको बताना है, जो भी 4 ऑप्शंस में से है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। आप जानते हो चीन, बांग्लादेश, भारत से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? आसान सा क्वेश्चन है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? ये जुड़ी है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा।
अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। अब आपको ये बताना है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये होता है मृच्छकटिकम का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इन चारों में से मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा नहीं लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, रंगभूमि, गोरा। तो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में अंतर हो गया है, डीसी हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे गोरा जो बुक है यह मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? है तो अब नहीं, लेकिन था क्या? तो ध्यान से याद रखना है। यहाँ पे अक्सर इसमें आप गलती कर बैठोगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप शेर या बाघ कोई एक भी मार के निकल सकते हो, लेकिन ये दोनों गलत है। उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था हाथी। अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त किस महासागर से संबंधित है? चैलेंजर गर्त किस महासागर से संबंधित है? ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। मरियाना ट्रेंच में ये चैलेंजर गर्त है, तो मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला इनमें से कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी पूर्णा, जो मात्र 13 वर्ष की आयु में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो सही आंसर क्या होगा? पूर्णा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हो कि नागेंद्र सिंह जो थे ये पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है, देश की आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए होता है। इसमें से किसका इस्तेमाल हम लोग इन सभी कार्यों के लिए करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है एटिमोलॉजी। क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी। क्या कहते हैं शब्द की उत्पत्ति के अध्ययन को? एटिमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? टोटल भूमि का आपको प्रतिशत बताना है जो सिंचित है, यानी इरिगेशन जहां पे पॉसिबल है। कितना वैसा भूमि है? वैसा लगभग 44% है। कई जगह आपको 48% भी मिल सकता है, कई जगह आपको 40% भी मिल सकता है। तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा आपको उस पर आंसर टिक आउट करना है। ठीक है। तो वर्तमान में ये लगभग 47 से 48% इतनी भूमि है जो सिंचित है, लेकिन 44 भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? अच्छा, आप जान रहे हो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह यानी मुख्य भूमिका वह कन्याकुमारी है। और ऐसे अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होता है जो अंडमान निकोबार में है। ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ स्थित? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको पता होगा कि भारत जो है वह किस जोन में पड़ता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट, जब अगर आप देखोगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और ये है भारत का मैप, और ये है आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो बीबीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होता है बीबीसी का फुल फॉर्म? ये होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स, अगर कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में बात करोगे तो क्रैकर्स क्या था? क्रैकर्स क्या था? तो क्रैकर्स था ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी थी तंजाउर। कहाँ थी? तंजाउर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई थी? आसान सा क्वेश्चन है। नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 1959 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार राज्य का अगर औसत ऊंचाई देखोगे समुद्र तल से यानी सी लेवल से, तो वह कितनी है? कितनी है? यह है लगभग 53 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पैराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? ये जो अमझौर पहाड़ियां हैं यह किस जिले में स्थित है? यह रोहतास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये लगभग 95% हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट में 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 2020 क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक है सुधांशु मित्तल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? स्टैंड अप इंडिया योजना का अवधि ये 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पलेक्कू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस पुस्तक से जुड़ा है? पलेक्कू पट्टाभिषेकम, इस पुस्तक में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है आपको वो बताना है। तो सही आंसर है ग्रामीण भारत और कृषि। ठीक है, ग्रामीण भारत और कृषि से संबंधित है पलेक्कू पट्टाभिषेकम। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने देश को विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। इन चारों में से किसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? यह है लिवरपूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है? यह विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल है जिसको एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का नाम बताइए जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा थी, इनका नाम है भागीरथी अम्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? वह कौन सा साइट है? कौन सा साइट है? वह है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, तेलंगाना का ये मंदिर है जिसको 39वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी ये 39वां नंबर का विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो वो है स्वीडन। ठीक है, इसके साथ ही यूएसए भी इस लिस्ट में शामिल अब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नोरो वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं? किस देश में नोरो वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम, जहां पे नोरो वायरस का संक्रमण सामने आया है।
अगला क्वेश्चन है यूरोपा क्लीपर मिशन यूरोपा नाम के बृहस्पति के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच है। मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? ये तो क्वेश्चन आसान सा है। आपको पहला अगर मिशन है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा नासा। ठीक है, यहाँ भी आंसर नासा ही सही है। और ये यूरोपा के लिए है। यूरोपा किस ग्रह का चंद्रमा है ये आपसे पूछा सकता है। तो ये बृहस्पति का चंद्रमा है और मिशन का नाम है यूरोपा क्लीपर मिशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला ये रखी गई है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोहरा जलापूर्ति योजना से संबंधित है? सोहरा जलापूर्ति योजना इससे संबंधित कौन सा राज्य है? ये राज्य है मेघालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरान्य, ठीक है, देवरान्य योजना चलाया है? देवरान्य योजना किस राज्य में चलाया गया ये आपको बताना है। किस राज्य में चलाया गया है? तो ये चलाया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ चलाया गया है? एमपी में चलाया गया है देवरान्य योजना। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले शहर का नाम बताइए जहां लोग 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। वह शहर कौन सा है? कौन सा वो शहर है? वो शहर है पुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में CIC कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी वर्तमान में कौन है? कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ये है यशवर्धन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो अध्यक्ष कौन है? ये है के सिवन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है बसवराज बोम्मई देश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? कहाँ के बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।